the video relating to our chapter 3rd class 12th. चैप्टर नेम है मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। सब्जेक्ट है हमारा बिजनेस स्टडीज। इन लास्ट वीडियो हमने पढ़ा था अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। उसमें हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट या कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। उसमें मैंने बताया था कि जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, हमारा जो बिजनेस है इन सोसाइटी स्टेबलाइज्ड है, और जो भी सराउंडिंग द बिजनेस हैपेंड होता है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इंटरनली और एक्सटर्नली हमारे बिजनेस को इफेक्टेड करता है। तो जो भी चीज़ें हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में होने वाली, इंटरनली और एक्सटर्नली होने वाली, सराउंडिंग द बिजनेस होने वाली चीज़ें हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को इफेक्टेड करती हैं। जैसे हमारे इसमें एग्जांपल्स थे, जैसे हमारे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज होंगी तो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट इफेक्टेड होगा। कस्टमर्स के टेस्ट में चेंज होगा तो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट इफेक्टेड होगा। हमारे क्या नाम है कॉम्पिटिटर्स की पॉलिसीज़ में चेंज आएगा तो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट इफेक्टेड होगा। हमारे तो क्या नाम है क्रेडिट फैसिलिटीज़ या कोई भी इस चीज़ की कस्टमर टेस्ट में चेंज आ रहा है, कॉम्पिटिटर्स में चेंज आ रहा है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में चेंज आ रहा है, टेक्नोलॉजीज चेंज हो रही हैं, तो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट इफेक्टेड होगा। तो कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि जो भी हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के सराउंडिंग जो भी चीज़ें हैपेंड होती हैं, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस को इफेक्टेड करती हैं। तो इसलिए हमें रिक्वायर्ड होता है कि हम अपने टाइम टू टाइम अपडेट बने रहें, हर चीज़ के बारे में अवेयर बने रहें और चीज़ों को फाइंड आउट करते रहें कि क्या चीज़ें हमारे बिजनेस को इफेक्टेड करेंगी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वहाँ पर हमारे बहुत सारे ऐसे फोर्सेस थे जो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को इफेक्टेड कर रहे थे। जनरल फोर्सेस थे, स्पेसिफिक फोर्सेस थे। हमारा अब इसमें बताया था मैंने कि वो जो भी फोर्सेस हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। जनरल फोर्सेस भी और स्पेसिफिक फोर्सेस भी। जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो डायनेमिक नेचर का होता है, क्योंकि हमें जब भी कोई भी चीज़ चेंजेस रिक्वायर होती हैं सराउंडिंग द बिजनेस, वो सारी चीज़ें हमें अडॉप्ट करनी पड़ती हैं और अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल चेंज हमें अपनी प्लान और पॉलिसीज़ को भी चेंज करना पड़ता है। ठीक है। इसके अलावा हमने बताया था कि इसमें जो हम बिजनेस एनवायरनमेंट है, जो भी चीज़ें हैपेंड होती हैं वो अनसर्टेन है, उनका कोई टाइम नहीं है, कोई भी डिसाइडेशन नहीं है कि हम इस टाइम में ये सारी चीज़ें हैपेंड होंगी। तो इसके लिए क्या है, वो अनसर्टेन है, उनका कुछ पता नहीं है कि कब कौन सी चीज़ें हमारी बिजनेस को इफेक्टेड कर देंगे। ठीक है। जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का कोई पता नहीं है, कस्टमर के टेस्ट का कोई पता नहीं है, टेक्नोलॉजी का कोई पता नहीं है कि कब चेंज हो जाए। तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें अनसर्टेन है जिनके बेसिस पे हमारा बिजनेस इफेक्टेड होता है। नेक्स्ट था हमारा कॉम्प्लेक्स। जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो कहीं ना कहीं अब इन सारी चीज़ों के बेसिस पर हमारा जो बिजनेस होता है वो कहीं कॉम्प्लेक्सिटी में रहता है। कॉम्प्लेक्सिटी से में रहने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं उसमें कॉम्प्लेक्सनेस आ जाती है, जटिलता आ जाती है कि हम उसको ईजिली हैंडल नहीं कर सकते अगर हम चीज़ों के बारे में पहले से अवेयर नहीं हैं, तो हम उन चीज़ों को ईजिली हैंडल नहीं कर सकते। इसके साथ साथ में हमारा रिलेटिविटीज़ में हमने बताया था उसमें कि अब ये ज़रूरी नहीं कि हमारा जो पॉलिसीज़ और प्लान्स यहाँ पर काम कर रहे हैं वही किसी और सिटी और किसी और क्या नाम है स्टेट में वो काम करें। तो हर चीज़ की प्लान और पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू द सिटीज़, अकॉर्डिंग टू द क्या नाम है स्टेट्स अलग अलग तैयार करने होते हैं। ठीक है। और तो वो उसी के बेसिस पर डिपेंडेंट है। अब हम बात कर रहे हैं कि अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब मैनेजमेंट को क्यों ज़रूरी होता है कि वो बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालिसिस करें? ऐसा कौन से रीजंस है जिनकी वजह से बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा मैनेजमेंट को रिक्वायर्ड है कि वो टाइम टू टाइम और टाइमली उन चीज़ों को क्या नाम है एनालाइज करता रहे। इसमें कह रहा है कि इसमें द एक्सटर्नल फोर्सेस डायरेक्टली इम्पैक्ट द वर्किंग ऑफ द बिजनेस, देयरफॉर द एफिशिएंट मैनेजमेंट एनालाइज द ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी टू थ्रेट अफेक्टिंग द बिजनेस। कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को अवेयर रहना पड़ेगा और वो सारी चीज़ों को एनालाइज करेगा, फाइंड आउट करेगा कि व्हाट इज़ द रीजंस बिहाइंड द अफेक्टिंग द
बिजनेस एनवायरनमेंट, जो भी हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है उसके पीछे कि ऐसे कौन से रीजन है जो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्टेड करेंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, तो उनके लिए वो क्या करना पड़ेगा, उसको एनालिसिस करना पड़ेगा फॉर द टू द मार्केट एंड द सराउंडिंग द बिजनेस। हर चीज़ के बारे में अवेयर रहना पड़ेगा, चीज़ों के बारे में नॉलेज रखनी पड़ेगी कि किस तरह से हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट अफेक्टेड हो रहा है। क्या करना पड़ेगा, उसको अवेयर रहना पड़ेगा कि अवेयर ऑन द बेसिस ऑफ अवेयरनेस वो सारी चीज़ों को फाइंड आउट करेगा कि हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट किस तरह से अफेक्टेड हो रहा है, तो और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्टेड कर रही हैं। तो उसके लिए उसको पहले से अवेयर रह करके वो सारी चीज़ें एनालिटिक करता रहेगा, एनालाइज करता रहेगा, एनालिसिस के बेसिस पर वो उसको उसी टाइम में वो एक्शन ले सकता है। अब जो जैसे हम अगर चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, अगर कोई भी मैनेजर कोई भी मैनेजमेंट सारी चीज़ों के एनालिसिस में इन्वॉल्व है और हर चीज़ को टाइमली आइडेंटिफाई करता जा रहा है, जब वो टाइमली आइडेंटिफाई करता जाएगा और चीज़ों में इन्वॉल्व बना रहेगा, तो उस कंडीशन में क्या है कि जब कोई भी चीज़ चेंजेस आ रहे हैं इन एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी बेसिस पर एनवायरमेंटल इफेक्ट पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में वो अपने आप को उसी कंडीशन में मूव कर लेगा। ठीक है, जैसे इसमें पहला पॉइंट क्या कह रहा है, इट इनेबल्स द फर्म्स टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अब अभी जैसा मैंने बताया था कि कोई भी मैनेजर, कोई भी फर्म या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब क्या नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालिसिस करती रहती है उसके बारे में कि पूरे मार्केट रिसर्च में इन्वॉल्व रहती है या सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहती है, तो उस कंडीशन में उसको वो सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज टाइम टू टाइम नॉलेज मिलती रहती है, जिनके बेसिस पर उसका बिजनेस इफेक्टेड होगा। ठीक है, तो उसके लिए वहाँ पर उसको एक चांस मिल जाता है। अगर सपोज दैट ए और बी दो फॉर्म्स हैं, ठीक है, ए फॉर्म है और बी फॉर्म है। ए फॉर्म जो है वो 24 आवर्स अवेयर रहती है, वो एनालिटिक फॉर्म में इन्वॉल्व रहती है, एनालिसिस में इन्वॉल्व रहती है और हर चीज़ को एनालिसिस करती रहती है। ठीक है, बी फॉर्म में वो डिपेंडेंट रहती है टाइम पर कि टाइम सिचुएशन जैसी बनेगी वैसे हम अपने एक्शंस लेंगे। ठीक है, बट ये क्या है, ये हमेशा अपने आप को एक्टिव रखती है, हमेशा अपने आप को अवेयर रखती है। तो उस कंडीशन में क्या है, ये जो है इसको एक तरह से फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस मिल जाएंगे। फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस इसलिए मिल जाएंगे क्योंकि ये हर चीज़ को एनालाइज कर रही है। इसको पता है कि आफ्टर 2 मंथ या 2 डेज, आफ्टर 2 मंथ्स कोई भी चीज़ चेंज होने वाली है, और ये क्या है जब 2 मंथ्स पर वो चीज़ चेंज होगी तब वो उन सारी चीज़ों पर एक्शन करेगा। तो इसको क्या है, कहीं ना कहीं फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल जाएंगे और जिसके बेसिस पर इसका जो बिजनेस है वो ग्रो अप में चला जाएगा। हो सकता है इसको अगर वो उसी टाइम में उन चीज़ों पर एक्शन लेगा तो हो सकता है वो डाउनफॉल में चला जाए और उतना पॉजिटिव रेस्पॉन्स उसको ना मिले। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, पहला पॉइंट में कि इट इनेबल्स द फर्म्स टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो ये कहीं ना कहीं मैनेजर को, मैनेजमेंट को, बिजनेस को अवेयर कर देती है कि ये सारी चीज़ें इन फ्यूचर या आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 2 मंथ, आफ्टर 10 डेज ये सारी चीज़ें चेंजेस आने वाली हैं। अब तो हम अब उस हिसाब से सारी चीज़ों का, मान लो हमें पता है कि इन फ्यूचर कस्टमर्स का टेस्ट चेंज होने वाला है, वो अलग चीज़ों में जाएगा, तो हम क्या करेंगे, पहले से हम जो भी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कर रहे हैं उसको स्टॉप कर देंगे, एक लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग में रहेंगे। या फिर हम कह सकते हैं कि हमारा जो वो है टेक्नोलॉजीज में चेंज आ रहा है, जब हमारी टेक्निक्स में चेंज आने वाला है तो हमें पता है कि जब ये टेक्निक्स में प्रॉपर वे में वो चीज़ आउटपुट नहीं मिलेगी, तो हम क्या करेंगे, नई टेक्निक्स को वेट कर लेंगे और जैसे ही हमारी नई टेक्निक्स आएंगी उन नई टेक्निक्स को फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। अब बी अगर उस चीज़ को फॉलो नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं वो बैक चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट मूवर एडवांटेज कहीं ना कहीं, इसलिए हमें बिजनेस को एनालिसिस करते रहना चाहिए। सेकेंड पॉइंट आ रहा है, इट हेल्प्स द फर्म्स टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड द अर्लियर वार्निंग सिग्नल। अब इसमें मैंने अभी बताया था जैसा कि ये कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करता है, ये आने वाले खतरों को बता देता है कि फ्यूचर में ये खतरे होने वाले हैं। तो एक तरह से ये हमारे लिए अर्लियर वार्निंग सिग्नल है कि ये पहले से हमें अलर्ट कर देगा, अवेयर कर देगा कि इन फ्यूचर ये सारी चीज़ें होने वाली हैं और उसके बेसिस पर अपनी प्लान्स और पॉलिसीज, अपनी स्ट्रेटजीज में चेंज लेकर के आओ। तो जिसके बेसिस पे क्या है, जो भी मैनेजमेंट है, जो भी पर्सन है, वो अपनी प्लान्स एंड पॉलिसीज को चेंज कर लेगा। तो उसके लिए कहीं ना कहीं एक अर्लियर वार्निंग सिग्नल की तरह काम करेगा जो ऑलरेडी एनालिसिस कर रहा है फॉर द एनवायरनमेंट।
और जब वो एनालिसिस कर रहा है फॉर द एनवायरनमेंट, तो इन दैट केस वो अपने आप को अवेयर कर लेगा, वो आइडेंटिफाई कर लेगा आने वाले उन खतरों को, फाइंड आउट कर लेगा कि ये भविष्य में ये खतरे हमें फेस करने पड़ेंगे। तो उनके लिए वो पहले से अपनी प्लान्स, पॉलिसीज और स्ट्रेटेजीज को चेंज कर लेगा। तो उस कंडीशन में उसको जो रिजल्ट मिलेंगे, जो रेस्पॉन्स मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। बट जो बी है, बी को पॉजिटिव रिजल्ट और रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा इस केस में भी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि जो इन द टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, इस हेल्प इन द टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज मीन्स कि उन सारे रिसोर्सेज को फाइंड आउट करने में ये कहीं ना कहीं हमें हेल्प करता है कि जिसमें हमारे लिए बेनिफिट मिले, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट मिले। तो कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि हम उन सारी चीज़ों को पहले से ही फाइंड आउट कर लेते हैं, टैपिंग कर लेते हैं, उनको ट्रैप कर लेते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारे लिए बेनिफिशियल रहेंगी, या इन सारी चीज़ों से हमें प्रॉफिट मिलेगा, इन सारी चीज़ों से हमें क्या नाम हमारे बिजनेस इम्प्रूव करेगा, या हमारे बिजनेस को कहीं ना कहीं बेनिफिट्स मिलने वाला है। इट्स हेल्प इन द टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। जैसे इसमें एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे मान लो कहीं पर हमें पता है कि कहीं पर बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, या किसी चीज़ के रेट डाउन, गवर्नमेंट पॉलिसीज और गवर्नमेंट टैक्सेशन के बेसिस पर किसी चीज़ के रेट डाउन होने वाले हैं, ठीक है। अब मान लो गवर्नमेंट की पॉलिसीज और टैक्सेशन में कुछ चेंजेस आए, उस टैक्सेशन और चेंजेस के बेसिस पर अगर हम कहीं से गुड्स इम्पोर्ट और इम्पोर्ट करते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा जो अमाउंट है वो हमें लेसर पे करना पड़ेगा इन कंपेरिजन ऑफ द प्रेजेंट प्लान एंड प्रेजेंट पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। तो उस कंडीशन में जब हमारे टैक्सेशन पॉलिसीज, तो उस कंडीशन में हमें क्या होगा, बेनिफिट मिल जाएगा। तो हम जब अगर अवेयर होंगे कि हाँ गवर्नमेंट टैक्स इन फ्यूचर गवर्नमेंट अपने टैक्सेशन पॉलिसीज में चेंजेस लाने वाला है, और उस चेंजेस के बेसिस पर हमें बेनिफिट मिलने वाला है, तो हम उन रिसोर्सेज को, उन सारे मटेरियल्स या उन सारी चीज़ों को इंपोर्ट करना बंद कर देंगे, या उस टाइम में जब हम इंपोर्ट करेंगे जब उसकी टैक्स में डाउनफॉल आ जाएगा। ठीक, हेल्प्स इन द कॉपिंग विद द रैपिड चेंजेस। इट हेल्प्स इन द कॉपिंग विद द रैपिड चेंजेस मीन्स क्या है कि जब मान लो कहीं पर किसी भी रीजन से कोई भी सारी चीज़ों, टेक्निक्स वगैरह में चेंजेस आ रहा है, या कुछ इस तरह से चेंजेस आ रहे हैं जिसके बेसिस पर उनको वो रहेगा, तो उस कंडीशन में हम जब मार्केट एनालिसिस में इन्वॉल्व है, मार्केट रिसर्च में इन्वॉल्व है, तो हम जब मार्केट रिसर्च और मार्केट एनालिसिस में इन्वॉल्व होंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इन फ्यूचर टेक्निक कौन सी टेक्निक्स में चेंजेस आने वाले हैं, क्या नई टेक्निक्स आने वाली हैं, क्या सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो उन सारी चीज़ों को, जो भी चेंजेस आएंगे, रैपिड चेंजेस आएंगे, उन सारी चेंजेस को हम इजीली अडॉप्ट कर लेंगे। क्योंकि अभी मैंने बताया था हमारा बिजनेस जो है वो डायनेमिक नेचर का है। जब हम बिजनेस हमारा डायनेमिक नेचर का है, तो डायनेमिक नेचर के बेसिस पर उस कंडीशन में क्या है, हर चीज़ में चेंजेस आते रहते हैं। तो जब प्लान्स एंड पॉलिसी उसमें चेंजेस आएंगे, तो उस कंडीशन टेक्निक्स वगैरह, या कभी कस्टमर के टेस्ट में चेंज आ रहा है, कभी किसी चीज़ में आ रहा है, तो वो जो रैपिडली चेंजेस आ रहे हैं, तो उन रैपिडली चेंजेस को हम ऑन द बेसिस ऑफ द अवेयरनेस, इन केस ऑफ द एनालिटिक ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट, जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रॉपरली एनालिटिक कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमारे पास में एक, जैसे हमने इसमें बताया था, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, अर्लियर वार्निंग सिग्नल, ये सारी चीज़ें हमें जब मिलती रहेंगी, तो उस केस में हम जो भी रैपिड चेंजेस आएंगे उन सारी चीज़ों को अडॉप्ट करने के लिए हम अवेयर रहेंगे, पहले से ही तैयार रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, इट हेल्प्स इन द प्लानिंग एंड पॉलिसीज फॉर्मुलेशन। अब जब हमारे पास में सारी चीज़ें पता है और हम चीज़ों को पहले से अवेयर कर रहे हैं, मान लो किसी टारगेट के लिए हमने प्लान्स और पॉलिसीज़ तैयार करनी है, तो जब हम किसी भी टारगेट के लिए प्लान्स और पॉलिसीज़ को तैयार कर रहे हो, तो उस कंडीशन में हमें पहले से पता है कि इन फ्यूचर ये सारी चीज़ें हैपेंड होने वाली हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी प्लान्स एंड पॉलिसीज़ को मॉडिफाइड करेंगे, या हम उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्लान्स एंड पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेटेड करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी प्लान्स एंड पॉलिसीज़ को तैयार करेंगे, जिससे कि क्या होगा, हमारा जो बिजनेस है वो बेनिफिट, जो बिजनेस है हमारा वो कहीं ना कहीं बेनिफिट में चला जाएगा। तो इसलिए हमारा क्या होता है कि हम अगर इन बिजनेस एनालिसिस में इन्वॉल्व है, तो उस कंडीशन में हम सारी चीज़ों को ईजिली फॉर्मुलेटेड और अपनी प्लान और पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेटेड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, इट हेल्प इन द इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। अब जब हम सारी चीज़ों में प्रॉपरली इन्वॉल्व हैं, अगर हम हर चीज़ के बारे में प्रॉपर नॉलेज रखते हैं, हमें पता है हम फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले रहे हैं, हमें पहले से ही हर चीज़ के लिए वार्निंग सिग्नल मिल जाता है, जो भी आने वाला भविष्य में खतरा है उन सारी चीज़ों के बारे में पहले से ही अलर्टनेस मिल जाती है, हम सारे रिसोर्सेज को
प्रॉपरली टैपिंग कर ले रहे हैं और उनको यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हम जो भी रैपिड चेंजेस आ रहे हैं इन एन ऑर्गेनाइजेशन, उन सारी चीज़ों को अडॉप्ट करने के लिए तैयार है। और इसके साथ साथ हमारे हम अपनी प्लान्स और पॉलिसीज़ को भी फॉर्मुलेट उसी बेसिस पे करते हैं जैसा कि इन फ्यूचर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हैपेंड होने वाला है। तो उस कंडीशन में हमारी जो परफॉर्मेंस है ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये हमें हेल्प करता है फॉर द इम्प्रूविंग देयर परफॉर्मेंस।